Hello friends, welcome back to YouTube channel. I am Ashwini Garg. Today I discuss with you the topic of class 12, subject is business studies, and our topic is external source of recruitment. In our previous video, I discussed with you about the what is external source and as well as the merit of the external source of recruitment. I repeat that external source of recruitment is that source with the help of which any type of the vacant posts which are available in the business organization to invite application from outside the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम कभी भी एप्लीकेशन को इनवाइट करते हैं वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए, तो उस सोर्स को क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. Today I discuss with you about the demerit of the external source of recruitment. कि external source of recruitment की क्या क्या demerits है. Demerits of external sources of recruitment. Chances of wrong selection, lengthy process, costly process, increase in labor turnover rate. Means that our demerits of the external source of recruitment is that the dissatisfaction among existing staff, chances of wrong selection, lengthy process, costly process, increase in labor turnover rate. These are the demerits of the external source. I also explain with you the source of the external source: direct recruitment, casual collar, media advertising, employment exchange, placement agencies, management consultant, and many more. These are the external source in my next video, but today I discuss with you about the demerits of the external source. These are the 5 demerits of the external source of recruitment. Now I discuss with you all the demerits of the external source of recruitment one by one in detail. First one is dissatisfaction among existing staff. एग्जिस्टिंग स्टाफ मीन्स जो भी कैंडिडेट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी जॉब कर रहा है एट प्रेजेंट, उस स्टाफ को हम एग्जिस्टिंग स्टाफ का नाम देंगे. कोई भी कैंडिडेट जो अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है, उसको ये पता लग गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई पोस्ट वैकेंट होगी, उस पोस्ट को कभी भी इंटरनल सोर्स से फिल ना करके हम एक्सटर्नल सोर्स से फिल करेंगे. तो एम्प्लॉइज के फील्ड में मन में एक बात ये आ गई कि कभी भी अब उसके प्रमोशन होने के चांसेस नहीं है, या उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के चांसेस भी नहीं है. तो एम्प्लॉय जो है वो डिसैटिस्फाई हो जाएगा और अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फुल एफिशिएंसी से काम सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एफिशिएंसी को इसलिए बढ़ाता है कि उसे प्रमोशन के चांस मिले या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके उसके अंदर डेवलपमेंट हो, नॉलेज इंक्रीज हो. लेकिन अब उसे पता लग गया कि कोई भी पोस्ट वैकेंट होगी तो उस पोस्ट को एक्सटर्नल सोर्स से फिल करेंगे, तो जितने भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो डिसैटिस्फाई हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे. सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है जितने भी एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं उन सभी को डीमोटिवेट करने का काम भी करता है और डिसैटिस्फाई भी करता है. नाउ द सेकंड वन इज कॉस्टली प्रोसेस.
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी पोस्ट वैकेंट हो, इवन देन वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, किसी लेवल पर कोई भी पोस्ट अगर वैकेंट आ गई तो उस पोस्ट को फिल करने के लिए हमें पहले एप्लीकेंट को इनवाइट करना पड़ता है कि वो हमारे पास एप्लीकेशन सेंड करे। अब एप्लीकेशन सेंड करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है या कोई भी मीडिया का सोर्स यूज करना पड़ता है जिससे कैंडिडेट को ये पता लगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट वैकेंट है। तो इस पे कॉस्ट आएगी। कॉस्ट आने के बाद एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन के अंदर हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है कि हमारी कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो जॉब के लिए सुटेबल है। अब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया, फिर उनका सिलेक्शन प्रोसेस करनी पड़ती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी हमारा जो है वो टाइम लगता है। अब कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, अब कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है, उसे हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो एक टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी किसी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट के थ्रू, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू बुलाया जाता है तो वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है। इतना ही नहीं, उनकी रिफ्रेशमेंट पे भी हमारे एक्सपेंडिचर लगेंगे, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट पे भी हमारा एक्सपेंडिचर लगेगा, स्टाफ की भी एक्सपेंडिचर आएंगे, जो उनका इंटरव्यू लेगा एक्सपर्ट पर्सन है उनका भी एक्सपेंडिचर आएगा। तो एक टाइम से आपका जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये अपने आप में क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका लेंथी प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस की तरह ये लेंथी प्रोसेस भी है। कहने का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर चांसेस है कि हमारी जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अभी मैंने बताया कॉस्टली प्रोसेस के अंदर कि सबसे पहले हमें कैंडिडेट को एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन इनवाइट करने के अंदर भी 8-10 दिन का टाइम लगता है। पहले हम एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं, उसके बाद एप्लीकेंट को टाइम दिया जाता है कि वो मेल आईडी पे रिज्यूम भेजे, हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट को अप्लाई करें। एप्लीकेशन आने के बाद हमारी स्क्रूटनी का काम होगा। स्क्रूटनी करने के बाद जो कैंडिडेट सही है उनको हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करनी पड़ती है। इंटरव्यू कॉल करने के बाद हमें उन कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस से पास आउट करना पड़ता है और सिलेक्शन प्रोसेस तो अपने आप में एक बहुत लेंथी प्रोसेस है ही। अब सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद फाइनली कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो जाएगा। अब सेलेक्ट होने के बाद उस कैंडिडेट को हमें ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट करना पड़ता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो ये सब कुछ अपने आप में एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस बन जाती है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपकी जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है इसके एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेंथी के साथ कॉस्टली मैंने बता ही दिया। एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, स्क्रूटनी के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट को पेमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वेरियस टाइप के एम्प्लॉइज हैं उनको हायर करना पड़ेगा, उनको हमें अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो इसी तरह आपकी जो सिलेक्शन है वो कॉस्टली भी है और लेंथी भी है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वन था डिसैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, सेकंड वन था हमारा कॉस्टली प्रोसेस, थर्ड वन था हमारा लेंथी प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। रॉन्ग सिलेक्शन के चांसेस क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा जो भी एक्सटर्नल सोर्स है, हम जिस भी कैंडिडेट को जॉब के लिए कंसीडर करेंगे उस कैंडिडेट के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ हमने उसका एक इंटरव्यू लिया है, रिटन टेस्ट लिया है, वेरियस टाइप के फ्यू क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, उसी के बेस पर हम उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी तक हम उस कैंडिडेट के बिहेवियर के बारे में या ज्यादातर जो भी हमें टेस्ट वगैरह ले रहे थे सब कुछ टेस्ट लेने के बाद कर लिया। उस टाइम वो कैंडिडेट बिल्कुल सुटेबल था जॉब के लिए, लेकिन बाद में क्या पता उस कैंडिडेट के बिहेवियर में चेंज आ जाए, वर्किंग स्टाइल में चेंज आ जाए, प्रैक्टिकल वर्क करने में उसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो हमें नहीं मालूम। तो जो भी आपका अननोन कैंडिडेट है हो सकता है कि हमारा वो कैंडिडेट हमारे पास गलत सेलेक्ट हो जाए। और जब कैंडिडेट रॉन्गली सेलेक्ट होता है तो हमारी कॉस्ट जो हमारी पहले ऑलरेडी एक्सटर्नल सोर्स पे आ चुकी और हमारा जो टाइम, क्योंकि ये अपने आप में कॉस्टली और लेंथी प्रोसेस है, वो वेस्ट हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर रॉन्ग सिलेक्शन के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि हम कैंडिडेट की वर्किंग स्टाइल को, मेथड को नहीं जानते। ये इंटरनल सोर्स में सबसे बेस्ट होता है, हम कैंडिडेट की वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, उसको प्रमोट करके, डिमोट करके, ट्रांसफर करके हम वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज, फर्स्ट वन हमने अभी डिस्कस किया था, डिसैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। सेकेंड वन अभी किया था, लेंथी प्रोसेस। थर्ड वन कॉस्टली प्रोसेस। एंड फोर्थ वन इज, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, की चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। नाउ द लास्ट वन इज इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है चेंज होते रहना। अब यहाँ लेबर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आपके कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को जॉब को छोड़ के जा रहे हैं। जब नए कैंडिडेट बार बार ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किए जाए और पुराने कैंडिडेट हमारी जॉब को छोड़कर जा रहे हैं, तो उससे लेबर टर्नओवर जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। और वो क्यों इंक्रीज होता है? वो सिर्फ डिसैटिस्फैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ की वजह से होगा। जो डिसैटिस्फैक्शन है हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ का, उन्हें मालूम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अब उनके प्रमोशन के कोई चांस नहीं है, ना ही उन्हें अच्छी पोस्ट पे या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब वो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि जैसे ही उन्हें पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं भी मार्केट में, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। अब बार बार ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, नए एम्प्लॉयज को हम अपॉइंट कर रहे हैं, फिर नए एम्प्लॉयज को लग रहा है कि प्रमोशन के चांस है नहीं, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे लेबर टर्नओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसकी डीमेरिट है। टुडे आई डिस्कस विद यू अबाउट द डीमेरिट ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स। हमने मेरिट भी डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, आज डीमेरिट भी डिस्कस की है। लेकिन फिर भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का अगर हम कंक्लूजन निकालें, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, वर्किंग मेथड चेंज होते रहते हैं। उस केस में हमें यंग टैलेंटेड कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर एक्सटर्नल सोर्स सुटेबल हो सकता है। और एक्सटर्नल सोर्स सुटेबल कहाँ होगा? हम जो है वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को या सबऑर्डिनेट लेवल के एम्प्लॉयज को वहां से रिक्रूट करें, फिर उन एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग देकर, वर्किंग स्टाइल सिखाकर अपर लेवल पर प्रमोट करते रहे, ट्रांसफर करते रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। I think it's clear to you. Thanks. Have a nice day.